नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और सबसे पहले बात करेंगे राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की। तो आपको बता दें कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को परमवीर सिंह पत्र मामले की सीबीआई जांच से बचने की कोशिश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ नहीं दिया है। अदालत ने महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया है। अनिल देशमुख ने मांग की थी कि सीबीआई को अपनी जांच रोक देनी चाहिए। हालांकि शीर्ष अदालत ने मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया। कहा कि मामले में सीबीआई जांच का निर्णय सही था, इसलिए अब अनिल देशमुख के पास सीबीआई जांच का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश के बाद अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद अनिल देशमुख तुरंत दिल्ली पहुंचे थे। अनिल देशमुख ने तब सीबीआई जांच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में आरोप बहुत ही गंभीर है। आयुक्तों से लेकर गृह मंत्रियों तक सभी पर गंभीर आरोप हैं। भले ही गृह मंत्री इस्तीफा दे दें, लेकिन सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट के फैसले को अनुचित नहीं कहा जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वह पहले कार्यकाल में थे जब अदालत ने जांच का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की समग्र गंभीरता को देखते हुए एक स्वतंत्र जांच की आवश्यकता थी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। मुंबई के जेजे अस्पताल में सीएम ने टीकाकरण करवाया। बता दें कि 11 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की पहली डोज ली थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएम को वैक्सीन की खुराक लेते हुए एक तस्वीर भी ट्वीट करके यह जानकारी दी है। तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को और लॉकडाउन को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने फेसबुक के जरिए महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया है। शरद पवार ने कहा कि कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में लाना जरूरी है। कोरोना की बढ़ते श्रृंखला को तोड़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर लड़ने की जरूरत है। केंद्र सरकार राज्यों का पूरा सहयोग कर रही है। पवार ने बताया कि केंद्रीय आरोग्य मंत्री से उनकी बात हुई है और मंत्री ने पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही पवार ने कहा कि सभी लोगों से विनती है कि राज्य सरकार जो भी प्रयत्न कर रही है उसमें सहयोग करें। तो महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर लगातार हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति काफी गंभीर है और ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने फेसबुक के जरिए महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से हर संभव मदद दी जा रही है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कोरोना से जो लड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम सब सहभागी बने। महाराष्ट्र में कोरोना मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र ने एक बार फिर से कोरोना मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 59,907 नए मामले सामने आए हैं और 322 कोरोना रोगियों की मौत हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार हर बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की बात करें तो मुंबई में कुल 10,442 नए केस सामने आए हैं। ठाणे जिले में 19,952, पालघर जिले में 415, रायगढ़ जिले में 6,421, रत्नागिरी में 45 मामले सामने आए हैं। वहीं सिंधुदुर्ग की अगर बात कर ली जाए तो 116, पुणे जिले में 2,462, सतारा में 903, सांगली में 276, कोल्हापुर में 129, नासिक जिले में 8,181 मामले सामने आए हैं। तो मुंबई की भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से जो खबर आ रही है उसमें ये कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो महाराष्ट्र में कोरोना की बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है। एक बार फिर से देश के टॉप 10 कोरोना प्रभावित जिलों में महाराष्ट्र के 8 जिलों का नाम है। पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 10 जिलों में 8 जिले महाराष्ट्र के ही थे।
इस लिस्ट में 5 जिले लगातार महाराष्ट्र के ही दर्ज किए गए हैं। बता दें कि सबसे ज्यादा एक्टिव कोरोना केसेस पुणे, ठाणे, नासिक और नागपुर में है। इन सभी जिलों में सबसे अधिक कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं। तो पुणे, नासिक, ठाणे, ये सब जिले जो हैं कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में शामिल किए गए हैं। रोज़ाना सैकड़ों के तादाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मिल रही है और ये काफ़ी डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। हर दिन कोरोना के मामले एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। शहरों के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब सामूहिक अंतिम संस्कार करने की नौबत आ गई है। ताजा मामला महाराष्ट्र के बीड शहर का है, जहां एक ही चिता पर 8 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। जानकारी के मुताबिक जगह की कमी के चलते सभी शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने एक वैकल्पिक जगह का इंतजाम किया था। बता दें कि बीड में अब तक 28,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 716 नए मरीज पाए गए हैं, तो वहीं 672 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की जानकारी भी आ रही है। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि राज्य के मंत्री लोगों के बीच अफवाहें न फैलाएं। तो दूसरी तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र में एक हफ्ते में 40 लाख डोज की जरूरत है और रोजाना 4-5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिम्मेदारी से काम न करना समझ से परे है। लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है। राज्य सरकारों को भी समय समय पर इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राज्य कोरोना वैक्सीन की कमी बताकर अनुचित भय पैदा कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार अपनी कमी को छिपा नहीं रही है। इस मामले में राजेश टोपे ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे संकट में महाराष्ट्र को कमजोर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें हर्षवर्धन से यह उम्मीद नहीं थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात पर भी ध्यान दे रहा है कि सरकार क्या कर रही है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और उस पर सबसे ज्यादा दबाव है। वित्तीय टीके, रोगियों की बढ़ती संख्या जैसी कई चीजों पर दबाव है। संजय राउत ने कहा कि केंद्र और राज्य को एक दूसरे की आलोचना किए बिना लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो कोविड वैक्सीन की कमी को लेकर मची अफरा तफरी। 26 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर लग जाएगा ताला। एक तरफ जहां देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हालात खराब होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान तेज हो गई है। इसी बीच मुंबई बीएमसी ने कंफर्म किया है कि मुंबई में कुल 120 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। इसमें प्राइवेट सेंटर्स की संख्या 73 है, जिसमें से 26 सेंटर्स बंद हो गए हैं और बाकी 26 सेंटर्स आज शाम के बाद बंद हो जाएंगे। बता दें कि बाकी के बचे हुए 21 सेंटर्स शुक्रवार तक बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अब तक 23 वैक्सीनेशन सेंटर नवी मुंबई में बंद हो चुके हैं। साथ ही वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप भी लगाया है। तो पनवेल नगर निगम को वैक्सीन की आपूर्ति नहीं होने के कारण आज से टीकाकरण रोक दिया गया है। पनवेल शहर में प्रतिदिन 2500 तक वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। हालांकि कोविशील्ड वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण रोक दिया गया है। दूसरी ओर कोवैक्सीन वैक्सीन की पहली खुराक 16 मार्च को दी गई थी। दूसरी खुराक 16 अप्रैल से शुरू होगी, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से पनवेल नगर निगम के पास कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।
इसलिए पनवेल नगर निगम के पास टीकाकरण रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पनवेल नगर निगम क्षेत्र में कुल 21 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाता है। 9 सरकारी और 12 निजी केंद्र इसमें शामिल हैं। पनवेल में अब तक 63,879 लोगों को टीका लगाया गया है। महाराष्ट्र के खाद्य और दवा नियामक ने आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर आशंकाएं जाहिर की हैं। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने 30 लोगों की एक मेडिकल टीम को महाराष्ट्र में भेजा है, जो राज्य के अधिकारियों को कोरोना कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजी बनाने में मदद करेगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने एफडीए को यह सूचित किया है कि अप्रैल के आखिर तक महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 9 लाख तक पहुंच सकती है और इसी के साथ ऑक्सीजन की मांग भी दोगुनी हो जाएगी। फरवरी महीने में महाराष्ट्र के अस्पतालों में जहां 150 से 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो वहीं यह मांग मार्च के आखिर तक बढ़कर 650 से 750 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। 6 अप्रैल को महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की खपत बढ़कर 777 मीट्रिक टन पहुंच गई। महाराष्ट्र में प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादन की अधिकतम क्षमता 1250 मीट्रिक टन है। फिलहाल महाराष्ट्र में 30 से 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गुजरात से लेता है और जल्द ही छत्तीसगढ़ से भी उसे हर दिन 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पंढरपुर की एक बैठक में पहुंचे थे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार पड़ोसी देशों को टीके भेजकर उनका पालन कर रही है, लेकिन सरकार को पहले देश में पूर्ण रूप से टीकाकरण की आपूर्ति करनी चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र को करीब 6.5 करोड़ वैक्सीन चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई आपूर्ति नहीं हुई है। तो वहीं अजीत पवार ने बीजेपी से आग्रह किया है कि किसी को भी लोगों के जीवन के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। बता दें कि उनकी बैठक में उमड़ी भीड़ ने कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाई। हालांकि पवार ने अंत में भीड़ के लिए माफी भी मांगी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट और बीएमसी ने फैसला सुनाया है, जिसमें यह कहा गया है कि पब्लिक प्लेसेस में थूकने पर नियंत्रण करने के लिए 1,200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि इसी से कोरोना महामारी का खतरा ज्यादा फैल रहा है। लेकिन जुर्माने के नाम पर अभी सिर्फ 200 रुपये ही वसूले जा रहे हैं। लेकिन अगर लोगों ने कोर्ट के इस फैसले का पालन नहीं किया तो 1,200 रुपये का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। बुल्ढाना जिले में कोरोना का बढ़ते प्रभाव देखते हुए जिला प्रशासन ने बुल्ढाना जिले में लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन लोगों ने प्रशासन के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जिले में जमाबंदी का आदेश होते हुए भी लोगों ने प्रशासन के सभी नियम तोड़ दिए हैं। शहर में सभी व्यापारी ने दुकानें खोल दी है। लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। जमाबंदी लागू होते हुए भी लोग इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं और इस सभी मामले पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यह साफ कहा जा सकता है कि इसी लापरवाही के कारण कोरोना बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे के एक बैंक खाते में 1 करोड़ 5 लाख रुपया यानी 1.5 करोड़ रुपये होने की जानकारी सामने आ रही है। एनआईए को यह जानकारी मिली है। अनिल सिंह ने अदालत में यह भी बताया है कि मनसुख हिरेन भी स्कॉर्पियो में जेलेटिन रखने के मामले में शामिल थे। इस पर सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनआईए अदालत को बताया कि खुद को ईमानदार बताने वाले असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के पास एक अकाउंट में इतनी बड़ी रकम मिलना संदेह पैदा करता है। वहीं मुंबई के गोरेगांव स्थित आर्य कॉलोनी के सड़क की दुर्दशा से स्थानीय लोग पिछले 2 साल से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सड़क में जगह जगह कई गड्ढे हैं। इसके कारण लोगों को बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। कुछ दिन पहले इसी स्थिति का जायजा हमने लिया था, मगर प्रशासन इतना निर्दयी है कि अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरी स्थिति का जायजा लिया है हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ
शैलेश तवटे ने। जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं वो सड़क है गोरेगांव आर्य कॉलोनी की है। इससे कुछ दिन पहले हमने इसी सड़क का स्थिति का जायज़ा लिया था, मगर सरकार मतलब यहाँ की आर्य प्रशासन जो है किस तरह से इस पर नज़रअंदाज कर रही है, इसका हम फिर से एक बार इस स्थिति का हम जायज़ा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मुंबई के गोरेगांव आर्य कॉलोनी की ये जो 5 नंबर मार्ग है, मार्केट है, यहाँ से रॉयल पंप तक किस तरह इस सड़क की दुर्दशा है आप देख सकते हैं। प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ की इस सड़क की। कई बार आपने यहाँ पे स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन दिया था, क्या कहना है उनका? स्थानीय अधिकार हमको सिर्फ बोलते हैं कि हम ये साल में रास्ता बनाएंगे, अभी बनाएंगे। हम लोग को अभी टेंडर हमारा पास नहीं हुआ है। टेंडर पास होने को हम लोग को 2 महीना, 1 साल जाएगा, 6 महीना जाएगा। 3 से 4 साल से रास्ते की हालत ऐसे जैसे आप देख रहे हो वैसे ही हालत है। बारिश में तो इससे हालत बेकार हो जाएगी। इससे ज़्यादा खड्डे होते हैं, अगर सामने से बस आएगी, कोई बस स्टॉप पे खड़ा है तो पत्थर या चिकड़ पूरा बदन पे आ जाता है। कितने जन चलते चलते वहाँ पे गिरे, प्रेग्नेंट औरत जाते हैं उसको प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चे रहते वो गिर जाते हैं बारिश में। वो लोग बोलते हैं रोड बनाएंगे, बनाते बनाते 1 साल 2 साल निकल जाता है, ऐसे ही बनाते भी नहीं। अभी मालूम ना कभी बनाएंगे। इस तरह का स्थिति का हमने जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह की इस सड़क की अवस्था है। कई बार हमने यहाँ पर इस सड़क की स्थिति का सरकार को दिखाने की कोशिश की है, मगर अभी तक यहाँ का प्रशासन जो है, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है राठौड़ करके, जो अभी तक इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या अभी इस तरह की स्थिति को दिखाकर एक बार फिर हम प्रशासन को आगाह करते हैं कि या अब इस सड़क की दुर्दशा को देखकर सरकार या प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। कैमरा महेश चौगुले के साथ शैलेश तवटे, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। अकोला जिले के जीएमसी में दाखिल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था और मरीजों को अच्छा भोजन नहीं दिए जाने की बात भी सामने आई थी। और इसी का जायजा लेने पुणे के सह संचालक वैद्यकीय शिक्षण संशोधन विभाग के डॉक्टर चंदन वाले अकोला आए और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। हिंगोली जिले में लॉकडाउन के चलते स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण नगर पालिका ने स्कूल पर नियमों का उल्लंघन करने का जुर्माना लगाया है। जिले में लॉकडाउन लगाया गया है तो वहीं स्कूल शुरू करने पर पाबंदी भी लगाई गई है। वहीं रायगढ़ जिले के कोलाड पुणे सड़क पर एक दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में एक ट्रेलर 20 फीट नीचे गिर गया। ट्रेलर ड्राइवर के आगे निकलने की कोशिश में यह हादसा हुआ है। ड्राइवर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि हादसे में किसी को भी कोई जानहानि नहीं पहुंची। महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया, भंडारा, नागपुर तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हत्या, घरफोड़ी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदात कर फरार आरोपी को पकड़ने में तिरोड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी अजय ताराचंद कनोजे के खिलाफ 2 राज्यों के अनेक पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज थे और लंबे समय से पुलिस अजय की तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी 2 साल से फरार था। हमारे यहाँ पर जो चोरियां और घरफोड़ी की गुने हुए थे उसकी जांच हमारे शुरू थी। हमारे यहाँ का जो हत्या का आरोपी कुछ दिनों से फरार था, ऐसी जानकारी थी। हमने अपने मुखबिर के द्वारा उसकी पूछताछ करने पर, उसकी जानकारी निकलने पर हमें पता चला कि वो तिरोड़ा परिसर में घूम रहा है। रेलवे स्टेशन के बाजू वाले खेत में तारीख 3 अप्रैल 2021 को हमें रात में मिला। उसको हम पूछताछ किए। उन्होंने अभी तक के जो है 6 मोटरसाइकिल कबूले पे दी। औरंगाबाद नगर निगम के सिद्धार्थ चिड़ियाघर की बाघिन भक्ति ने 2 शावकों को जन्म दिया है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से पिछले 1 साल से सिद्धार्थ चिड़ियाघर बंद है। बता दें कि चिड़ियाघर में बाघिन भक्ति और उसके शावकों का ध्यान रखने के लिए उनके पिंजरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस तरह उन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। वहीं मुंबई में भीड़ भरी सड़कों से ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए 12 नए रूट्स पर वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। वहीं 4 नए रूट्स पर रॉपिक्स
फेरी सेवा शुरू की जाएगी। मुंबई में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। खासकर मुंबई में तो ट्रैफिक जाम के कारण हर दिन लाखों लोगों को परेशानी होती है। लोग सड़कों के अलावा मेट्रो और लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आने वाले समय में इनका बोझ और कम होगा। वहीं शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन दर्ज हुई बढ़ोतरी। टाइटन और टेक महिंद्रा के शेयर में 2% से इजाफा हुआ है। मुंबई शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त हुई है। बीएसई सेंसेक्स 234 पॉइंट से चढ़कर 49,000 पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार में इंडेक्स 50,000 से ऊपर तक पहुंचता था, पर फिलहाल सेंसेक्स में 30 में से 27 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई है। इंडेक्स में सबसे ज़्यादा टाइटन और टेक महिंद्रा के शेयरों में 2% से ज़्यादा की बढ़त हुई है और बीएसई 2,845 शेयरों में कारोबार कर रहा है, तो वहीं 1,871 शेयरों में बढ़त और 823 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी भी 93 अंकों की बढ़त के साथ 14,912 पर पहुंच गया है। और इसके साथ आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप खबरों के लिए लगातार बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।